प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपका सेकेंड ईयर शेड्यूल में। मैं आप लोगों को चेंज सर्वे में बता रहा था, मैंने आपको छोड़ा था, ठीक है, कि आप रेंजिंग लाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो रेंजिंग लाइन मैंने पहले आपको बताया था कि रेंजिंग प्रक्रिया आरेखन क्या प्रक्रिया है। दो दूर स्थित स्टेशनों के मध्य एक सीधी रेखा डालने के लिए बिंदु प्राप्त करते हैं और वो बिंदु प्राप्त करने के बाद जब इनको मिलाने का प्रयास करते हैं, यह प्रक्रिया हमारी रेंजिंग यानी कि आरेखन कहलाती है, ठीक है। अब इसे करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, जिसे आर्क या लाइन रेंजर की मदद से करते हैं। दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट रेंजिंग, यानी कि जिसे रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी दो स्थितियाँ हो सकती हैं, जब दो बिंदु आपस में दिखाई न दे रहे हों और या उन तक पहुंचना आपके लिए आसान ना हो, या दो बिंदु आपस में आपको दिखाई तो दे रहे हों लेकिन उन तक पहुंचना आपके लिए आसान ना हो, तब ये आप करने का प्रयास करते हैं। अब इसके लिए आपके पास सबसे सीधा चीज़ है, ठीक है। तीसरा है आपका रैंडम लाइन मेथड, यानी कि यादृच्छिक रेखा विधि किसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो बिंदु आपस में एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं लेकिन किसी अन्य बिंदु से ये आपस में अवश्य दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात किया जाए, ठीक है। आई यानी कि आंख की सहायता से आरेखन करने का प्रयास करना। तो मान लीजिए एक स्टेशन हमारा ये है और एक स्टेशन हमारा बी यहाँ पे है, इनके बीच में करना है। तो जो हमारा सर्वेयर होता है, ठीक है, वो यहाँ से 1 से लेके 1.5 मीटर की दूरी पे खड़ा हो जाता है। दो सहायकों की मदद से जरीब को इस रेखा पे फैलवा देता है। फैलवाने के बाद यहाँ से ये बी रेंजिंग रॉड को देखता है और बीच में खड़े अपने सहायक को तब तक दाएं या बाएं करने का प्रयास करता है जब तक कि बी का दिखना बंद नहीं हो जाता है। जैसे ही बी का दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो इसको यहाँ पे निशान लगवा देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सर्वेक्षक की आपकी आंख होती है, यहाँ से देखने का प्रयास करता है। अब ये दोनों मिलके इस जरीब को आगे फैलाते हैं, ठीक है। फैलाने के बाद से फिर यहाँ पे रेंजिंग रॉड, जैसे यहाँ पे लगाया था, रेंजिंग रॉड लगा के इसके सीध में आने का प्रयास करते हैं। इसके लिए क्या करता है, यहाँ पे खड़ा हुआ सर्वेक्षक इस सहायक को अपने दाएं और बाएं तब तक आने को कहता है जब तक कि बी का दिखना बंद नहीं हो जाता है, ठीक है। अब आपका सी हो गया। इसी प्रकार ये जरीब आगे फैलाता है, जरीब के आगे सिरे पे रेंजिंग रॉड को आरेखन दंड को खड़ा कर देता है, ये यहाँ से देखता रहता है बी को, ठीक है। और इसको सहायक को दाएं या बाएं तब तक जरीब रेखा करता रहता है जब तक कि बी का दिखना बंद नहीं हो जाता है। तो ये हमारे पास पॉइंट मिल जाते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाता है तो हमारे पास एक सीधी रेखा तैयार हो जाती है। इसे कहते हैं बाई आई, यानी कि आंख की सहायता से करने का प्रयास करना, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बाई लाइन रेंजर, यानी कि लाइन रेंजर की सहायता से करता हूँ। मैंने पहले कहा था कि लाइन रेंजर क्या आपके पास दो समकोणीय समद्विबाहु आपके जो प्रिज्म होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखे रहते हैं कि इनके विकर्ण एक दूसरे को काटते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर होता है। इस बॉक्स में आपके पास दो स्लिट और इनके लंबवत एक तीसरी स्लिट, यानी ये दोनों आपकी एक सीधी रेखा में होती हैं और इनकी ठीक लंबवत एक स्लिट यहाँ पे कटा हुआ होता है, ठीक है। ये ए की तरफ कर देता है और ये बी रेंजिंग रॉड की तरफ कर देता है, ठीक है। और सहायक इससे देखते हुए, ठीक है, इन पे ये दोनों जो पोर्शन होते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं, ये आपके सिल्वर्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि इन पे इनको सिल्वर्ड यानी कि इनको रंग दिया गया रहता है, ठीक है। ये प्रकाश के परावर्तन पे काम करते। होता क्या है, अगर मान लीजिए अगर ये बीच में नहीं है तो ये रेज यहाँ जाएगी, यहाँ से इधर लाइन देगी, इधर से आने वाली किरण यहाँ आएगी और ये दो लाइनें आपको मिलेंगी। लेकिन जैसे ही ये सर्वेक्षक, ठीक है, आपको इनके ठीक बीच में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से निकलने वाली लाइन यहाँ जाएगी और यहाँ से निकलने वाली लाइन यहाँ आएगी और सीधे टकरा के आपके सर्वेक्षक के आँख पे जाएगी। इसके नीचे साहुर लगा के सर्वेक्षक इस जमीन पे अपना निशान लगा देता है। इसी प्रकार सर्वेक्षक आगे बढ़ेगा, फिर दोनों
ओर से आने वाले किरणों को, ठीक है, एक लाइन में करके उनको एक सीधी रेखा में बदलने का प्रयास करेगा। जैसे ही वो आगे पीछे होकर बदलेगा तो तुरंत साउल की सहायता से दूसरा निशान लगा लेगा। लाइन रेंजर का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमारे पास किसी सहायक नहीं हो पाता है, जो हमारी सहायता करने वाला होता है वो सहायक हमारे पास नहीं होता है। उस कंडीशन में हम इस लाइन रेंजर का प्रयोग करते हैं, यानी कि लाइन रेंजर को हम अकेले लेके उन दो दूर स्टेशनों के मध्य हम एक सीधी रेखा डाल सकते हैं। फिर हम लोग के पास आता है दूसरा आपका मेथड जो है इनडायरेक्ट या रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है, जिसे हम अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष विधि कहते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी। एक पहाड़ी होगी जहाँ पे दो बिंदु, आपका पहाड़ी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए और बी आपस में दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये कंडीशन आपकी किसकी होगी? पहाड़ी की। और दूसरी आपके पास हो जाएगी, ठीक है, खाई की, यानी कि ए और बी आपस में दिखाई तो दे रहे होंगे लेकिन इन तक पहुंचना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पहाड़ी पे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, इस पे दो बिंदु x1 और y1, ठीक है, ये x1 और y1 इस प्रकार लेंगे कि x1 को a दिख रहा हो और y1 दिख रहा हो, ठीक है, y1 को b दिख रहा हो और x1 दिख रहा हो। अब क्या करता है, इसमें 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 4 लोग आपके पास होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे खड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, यहाँ ये जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ये इस y1 को कहेगा कि तुम नीचे चलते चले जाओ, ठीक है, तब तक चलो जब तक कि b तुमको दिख रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो इससे कहेगा कि आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए y2 का। क्लियर? अब ये y2 पे गया हुआ व्यक्ति x1 वाले को कहेगा तब तक तुम नीचे उतरते रहो, आते रहो जब तक कि तुम्हें x दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ले आएगा, ठीक है, तो ये कहेगा यहाँ पे आप x2 के निशान डाल दीजिए, ठीक है। अब x2 वाला y2 वाले को कहेगा कि तुम तब तक नीचे उतरते रहो जब तक कि तुम्हें b दिख रहा है, ठीक है। ये आया तो इससे इसको कहा कि अब यहाँ पे y का निशान तुम लगा दो, ठीक है। अब इस प्रकार ये इसको कहेगा तब तक नीचे उतरो, ठीक है, जब तक कि तुम्हें a दिखाई दे रहा है। तो ये आता है, यानी कि यहाँ से ये दिखता है और ये आपके पास x हो जाता है, a x y b आपकी एक सीधी रेखा में आपके सामने आते हैं, यानी कि ये दोनों सतत करेंगे। पहले ये इसको नीचे करेगा, ठीक है, इसकी सीधी मिलाने कहेगा, उससे निशान लगवा लेगा, तुरंत ये इससे कहेगा तुम आओ जब तक ये दिख रहा है, उससे निशान लगवाएगा। फिर ये इसको कहेगा कि तुम नीचे आओ जब तक ये दिख रहा है, उससे निशान लगवाएगा। अब ये इसको कहेगा तुम नीचे आओ जब तक ये दिख रहा है। इस तरह से हमारे पास a x y और b एक सीधी रेखा। अब सीधी रेखा का मतलब ये मत समझिएगा कि पहाड़ी पे आपको ये जो सीधी रेखा पहाड़ी बनेगी वो आपकी ऐसे बनेगी, यानी कि a होगा, x होगा, ये y होगा और ये आपके पास b होगा। आप ये मत समझिएगा कि ये पहाड़ी है तो पहाड़ी तो ऐसे भी होगी, तो आप ये सोचेंगे कि इधर जाएंगे तो वो नहीं होगा। उस पहाड़ी पे ही आपको सीधे सीधे एक रेखा दोनों के बीच में आपकी पड़ जाएगी। अब इसके बाद आपके पास आता है कि आप खाई में कैसे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो खाई में सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी। हेल में क्या हो रहा था, आपको 4 लोगों की जरूरत पड़ी थी, खाई में आपको सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये मान लीजिए आपके पास वैली है, यानी कि घाटी है, ए बिंदु आपके पास ए है और बी बिंदु ये है, ठीक है। अब क्या करेगा, ए पे खड़ा हुआ व्यक्ति बी पे खड़े हुए व्यक्ति से कहेगा कि आप अपने रेंजिंग रॉड को लेके नीचे उतरते जाइए, तब तक उतरिए जब तक कि रेंजिंग रॉड का शीर्ष, ये रेंजिंग रॉड का क्या होगा, टॉप होगा और बी का बॉटम होगा, ठीक है। बी का बॉटम इस रेंजिंग रॉड के ये जो आरेखन दंड है इसके शीर्ष पे होगा। जैसे शीर्ष पे होगा इससे कहेगा यहाँ पे आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने लगा दिया x निशान है। अब फिर यानी कि ये इससे आपको ये हो गया, ठीक है। अब इनसे कहेगा कि आप ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इनसे कहेगा कि आप तब तक नीचे उतरिए, ठीक है, जब तक कि रेंजिंग रॉड का शीर्ष, ये रेंजिंग रॉड का टॉप, ठीक है, और
इसके बॉटम के नीचे, यक्स के बॉटम के नीचे ना आ जाए। जैसे यक्स के बॉटम के नीचे आ जाता है तो इस बिंदु को कहता है कि वाई के रूप में आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। यानी कि अब ये लग गया इस तरह से, और फिर इससे ये कहता है इसको कि तब तक नीचे उतरिए जब तक कि आपके रेंजिंग रॉड का शीर्ष इसके बॉटम पे नहीं आ जाता है। ये मान लीजिए आपके पास जेट हो गया, ठीक है। आपने एक सीरीज कंप्लीट किया। अब जो काम इन्होंने इससे कराया था, अब यही काम इससे कराएगा, यानी बी पे खड़ा हो जाएगा सर्वेक्षक और अपने सहायक को कहेगा कि नीचे रेंजिंग रॉड लेके उतरते रहिए, ठीक है, तब तक उतरिए जब तक कि रेंजिंग रॉड का टॉप ए के बॉटम के नीचे ना आए। उससे कहेगा कि आप यहाँ पे पी निशान लगा लीजिए, यानी कि ये आपका निशान लगा। अब इनसे फिर कहेगा नीचे उतरिए तब तक जब तक कि रेंजिंग रॉड का टॉप, ठीक है, इस पी के बॉटम के नीचे नहीं आ जाता है, तो ये आपके पास क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद से अब कहता है कि आप नीचे उतरिए, तब तक उतरिए जब तक कि रेंजिंग रॉड का शीर्ष क्यू के पाद के नीचे या बॉटम के नीचे नहीं आ जाता है, तो ये आपके पास आर हो जाता है। तो ए पी क्यू आर जेड वाई एक्स बी, यानी ए पी क्यू आर जेड वाई एक्स बी। अब ये आपके पास एक सीधी रेखा आपके सामने खाई में बन जाती है। तो ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट या रेसिप्रोकल मेथड। अब इसके बाद आपके सामने आता है रैंडम लाइन मेथड, ठीक है। मैंने कहा कि उसमें क्या हो रहा था आपको इनडायरेक्ट में, कि दोनों स्टेशन एक दूसरे को दिखाई दे भी सकते थे और नहीं भी दे सकते थे और उन तक पहुंचना आसान नहीं था, ठीक है। दूसरा है रैंडम लाइन मेथड। तीसरा रैंडम लाइन मेथड में क्या होता है कि आपके सामने मान लीजिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, ठीक है। इनके बीच में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिल रहा है कि जिससे इनको देखा जा सके। तो हम करते क्या है, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा इस प्रकार लेते हैं, ठीक है, कि ले लिया आपने एक काल्पनिक रेखा ए से, ठीक है। इस पे एक बिंदु ए इस प्रकार चयन करते हैं कि इस ए से ए दिखता रहे, ए से बी दिखता रहे, ए से बी तक पहुंचना आसान हो और ए से ए तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु से 90 डिग्री पे लंब निकालते हुए इस बी को हम कर लेते हैं। हो गया क्लियर। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको सीधी रेखा डालनी है, तो मान लीजिए ये आपके पास है P, ये आपके पास है Q, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये दूरी अपने हिसाब से आप मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पुनः क्या करेंगे, एक लंब निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये दूरी मेजर कर लेंगे, यहाँ से आप लंब निकाल लेंगे, यानी कि ये भी आपने लंब निकाल लिया, आपने ये भी आपने लंब निकाल लिया, ठीक है। अब लंब निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि आपके सामने, ठीक है, ये क्या होगा, संपूर्ण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बनेंगे। एक समरूप त्रिभुज आपके सामने ये होगा, क्लियर, जहाँ पे आपको ये दूरी नोन होगी और यहाँ से ये दूरी आपकी नोन होगी, ठीक है। आपको अननोन यानी कि आपके पास ये दूरी आपको मालूम नहीं है क्यू से यहाँ तक, और ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, जब समरूप त्रिभुज बनाएंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके पास जब ये करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बाई है आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ए बी बाई आपके पास ये आपका ए बराबर, अगर ये क्यू को स्मॉल क्यू आप मानते हैं तो कैपिटल क्यू क्यू बाई आपके पास क्या होगा, ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास इसको फाइंड आउट करना है, ये नून है, ये नून है, ये नून है, तो ये दूरी आपको मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा कि ये बटे ये बराबर आपका ये बटे ये दूरी आपके पास नून होगी, ये नून होगी, ये नून होगी। इसको जैसे ही दूरी मिल जाती है तो इस रेखाओं पे आप इनको काट के क्रमशः, ठीक है, ए पी क्यू बी आप ले लेते हैं और इस तरह से आपके पास, ठीक है, जो रैंडम लाइन मेथड है उसकी सहायता से आप, यानी कि जो दो स्टेशनों के मध्य आप कोई बिंदु नहीं मिल रहा है जहाँ से आप देख सकते हैं, तो किसी एक काल्पनिक रेखा की सहायता से उनको आप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद है हैंड सिग्नल्स इन रेंजिंग।
हैंड सिग्नल्स इन रेंजिंग, यानी कि आरेखन कार्य में आपको हस्तकार होता क्या है कि जब हम सर्वे वर्क करने जाते हैं, ठीक है, तो भीड़ भाड़ इलाके में करना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे आवाज़ देके अपने सहायक को बताना काफ़ी मुश्किल होने लगता है। तो उस कंडीशन में हम लोग अपने हाथ के संकेतों का प्रयोग करते हैं, अर्थात मैं मान लीजिए सर्वेक्षक हूँ और आप मेरे सहायक हैं, तो अगर मैं कोई ऑप्शन आपको दाएं दिखाऊंगा तो आप अपने बाएं चलना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर मैंने अपने राइट हैंड को, ठीक है, यानी कि दाएं हाथ को अपना तेजी से हिलाना शुरू कर दिया तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना होगा तेजी से, ठीक है। दूसरा है राइट हैंड साइड को, यानी कि जो हमारा ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ को अगर हम धीरे से फैला रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे फैला रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फास्ट मूव करना होगा। अगर हम ये फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये स्लो मूवमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको स्लो मूवमेंट आपको करना होगा, ठीक है। तीसरा, अगर हम अपने दाएं भुजा को पूरा फैला दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप लेफ्ट हैंड साइड में चलते रहिए, यानी कि आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है अगर हमने फैला दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से अगर चौथा है, ठीक है, अगर हम दोनों हाथ को एकदम ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आरेखन सही है, यानी कि आप सही जगह पे हैं। और जैसे ही फैला के इसको हमने सामने फैलाया और सामने फैला के हमने नीचे कर दिया तो आप दंड को वहीं पे गाड़ देंगे। क्लियर हो गया। अगर राइट हैंड साइड को हम तेजी से हिला रहे हैं तो आप अपने बाएं साइड में तेजी से जाएंगे, धीरे धीरे हिलाएंगे तो आप अपने बाएं साइड में धीरे धीरे जाएंगे। अगर हम पूरा फैला देते हैं दाएं हाथ को तो आप बाएं तरफ चलते रहेंगे, ठीक है। अगर हम अपनी दाईं भुजा को बाईं तरफ मतलब फैला देते हैं पूर्णतः, ठीक है, तो आपको कहेंगे कि आप जो दंड है उसको गाड़ दीजिए, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं यानी कि आपका आरेखन सही है, और हाथ हमने ऐसे किया और फिर नीचे कर दिया तो इसका मतलब दंड को वहाँ पे गाड़ दीजिए। इसके रिवर्स, ठीक है, अगर हम वही संचलन अगर बाएं हाथ से करते हैं सर्वेक्षक, तो सहायक को दाएं साइड में वो काम करना होगा, ठीक है। अब आता है चेनिंग लाइन, ठीक है। अभी तक आप रेंजिंग कर रहे थे, चेनिंग ए लाइन, ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, चेनिंग ए लाइन, ठीक है, यानी कि अब आपको जरीब की मापन करनी है। तो वो मापन करने कैसा करते हैं, क्योंकि मापन अगर 3 डिग्री तक कोई ढाल है तो उसे हम क्षैतिज मानते हैं। 3 डिग्री तक के स्लोप लिए हुए जमीन को हम पूर्ण रूप से क्षैतिज मानते हैं, लेकिन अगर ये ढाल 3 डिग्री से अधिक होता जा रहा है तो उसे हम ढालूदार जमीन मान के हम चेनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके की मेथड आते हैं। जब आप जरीब से, ठीक है, असम ग्राउंड पे जाने का प्रयास करते हैं, अनइवन ग्राउंड पे, तो आपके पास 2 मेथड्स आते हैं, ठीक है। एक आपके पास है डायरेक्ट मेथड, यानी कि आप प्रत्यक्ष विधि द्वारा उस ढालू जमीन पे आप जाने का प्रयास करते हैं, और दूसरा आपके पास है इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि होती है, ठीक है। उस अप्रत्यक्ष विधि द्वारा उस ढालू जमीन का दूरी नापने का आप प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास सिंपल सा एक तरीका होता है ढालू जमीन में नापने के लिए। जो इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके आते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपको एंगुलर, यानी कि कोणीय मेजरमेंट, कोणीय मेथड, और दूसरा हमारे पास है हाइपोटेंशुअल मेथड, ठीक है, यानी कि कणवर्ती दूरी। ये होती है हमारे पास कणवर्ती दूरी, ये करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का, यानी कि डायरेक्ट मेथड द्वारा हम अनइवन ग्राउंड को कैसे करने का प्रयास करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई ये ढालूदार जमीन है, ये भी, ठीक है, आप इसकी क्षैतिज दूरी आप इसको निकालना चाहते हैं, यानी कि DA आपको प्राप्त करना है, ठीक है। ये क्या है, ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है,
और आपको दूरी नापनी है CD, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मापना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास दो होंगे, एक फॉलोअर होगा, एक लीडर होगा। फॉलोअर जो होगा वो अनुभवी होगा, ठीक है, और लीडर जो होगा वो आगे आगे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। फॉलोअर 0 सिरे के टेप को पकड़ के यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो लीडर है वो जरीब को फैलाते हुए, टेप को फैलाते हुए तब तक जाएगा जब तक कि लगेगा वो पूर्ण रूप से आपका क्षैतिज हो गया है। जैसे ही क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है, तो उससे कहेगा कि शाहुल की सहायता से आप इस बिंदु को यहाँ पे उतार दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास L1, ठीक है। अब ये सहायक यहाँ से आएगा, यहाँ पे आ जाता है, और जो आपका लीडर होता है वो आगे बढ़ता हुआ आता है। उसको लगता है कि अब हम नीचे फिर जमीन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या करता है, कहता है वहाँ पे करने के बाद यहाँ से ये निकाल के आपका बिंदु प्राप्त कर लेता है और इस दूरी को माप लेता है। ये प्रक्रिया आपकी सतत चलती रहती है तब तक जब तक कि हम इस बिंदु तक नहीं पहुँच जाते हैं। और ये क्रमशः आपको L1, L2, L3 और L4 और L5, तो D बराबर आपके पास हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस आपके पास L5, ठीक है। और इस तरह से आप पूर्ण रूप से क्षैतिज दूरी आप माप लेते हैं। ये आपका कहलाता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में मैंने कहा कि दो तरीके हैं हमारे पास। एक कोणीय मेजरमेंट है, ठीक है, यानी कि कोण माप के कर सकते हैं, एंगुलर मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है, हमने कहा हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है एंगुलर यानी कि कोणीय विधि, और दूसरा हाइपोटेंसुअल, ठीक है, यानी कि कणवर्ती दूरी, ठीक है। ये आप कैसे करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एंगुलर के लिए आपके पास कोणीय इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले जो ले सकते हैं, आपके पास आपने लेवल है, ठीक है, ये हस्तचालित उपकरण है। दूसरा आपके पास थियोलाइट है, इसकी सहायता से ले सकते हैं। और तीसरा आपके पास क्लिनोमीटर है, जिसकी सहायता से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आप करते क्या हैं, आप ढालूदार ज़मीन पे जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास कोई ढालूदार ज़मीन है, इसकी क्षैतिज दूरी आपको निकालनी है। मान लीजिए ये भी क्षैतिज दूरी है और BC आपका स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया आपको, आपने लेवल, थियोलाइट या क्लिनोमीटर, उसकी सहायता से आप क्या करते हैं, ये थीटा एंगल प्राप्त कर लेते हैं और ये दूरी आप L आप माप लेते हैं, ठीक है। तो ये D बराबर आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, D इक्वल टू L cos थीटा, या इसकी फार्मूले की सहायता से आप इसको निकाल लेंगे। ये D आपकी क्षैतिज दूरी बराबर आपके पास क्या हो जाएगी, L cos थीटा। यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो था आपने किससे किया, आपने अपने लेवल से किया। क्लिनोमीटर क्या है, ठीक है। क्लिनोमीटर आपका एक चांद की तरह से बना हुआ आपका ये हैंड उपकरण, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ऑफ साइट निकली होती है, ठीक है। इस लाइन ऑफ साइट के बीच में एक पेंडुलम आपका लगा हुआ होता है। यहाँ पे 0 के अंशांकन होते हैं और ये इधर आपके डिग्री के निशान इधर लगे होते हैं। उसी प्रकार इधर आपके 0 से 90 तक के डिग्री के निशान है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका 0 होगा, ठीक है। यहाँ से 90 तक के निशान इधर होंगे और इधर होंगे। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आप ढालूदार ज़मीन पे जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ढालूदार ज़मीन होती है, तो आप जैसे ही आप अपनी लाइन ऑफ साइट को बदलने के लिए, यहाँ से इसको देखने के लिए या इससे देखने के लिए, तो ये क्या होता है, ये पेंडुलम आपका इधर या इधर मूव करता है। मूव करता है तो पेंडुलम के सामने जो एंगल मिलता है वो आपका थीटा हो जाता है, ठीक है। ये दूरी आपके पास होती है, ठीक है, और ये दूरी फिर आप उसी फार्मूले से निकाल लेते हैं। ये आपका कहलाता है क्लिनोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद से आता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है कोण मापने के लिए, ठीक है। वहाँ पे तलों का अंतर दे दिया जाता है। तलों का अंतर का मतलब होगा, मान लीजिए ये क्षैतिज दूरी है, ठीक है, आपके पास ये भी है, ठीक है। ये आपका कोई पॉइंट C है, आपको ये दूरी आपको जाननी है, ठीक है। तो तलों का अंतर का मतलब है
कि मान लीजिए ये ज़मीन से, ठीक है, ये मान लीजिए आपका 1 मीटर ऊपर है, ठीक है, और यहाँ से ये आपका 5 मीटर ऊपर है, तो दोनों का अंतर आपके पास क्या आ जा रहा है, 5 माइनस 1, हाँ, आपके पास 4 आ जा रहा है। तो ये आपके पास 4 हो जाता है, ठीक है। ये दूरी आप माप लेते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, BC वर्ग माइनस आप AC वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो आपको ये जो दूरी AB है D, ये आपके सामने आ जाएगा। इसकी सहायता से आप ये निकाल लेते हैं, तो ये आपको होता है, ठीक है, उस कंडीशन में आप करने का प्रयास करते हैं। अब आपके पास आता है हाइपोटेंशियल अलाउंसेस, यानी कि कणवर्ती दूरी क्या होती है, ठीक है। होता क्या है कि जब यहाँ पे कोई ढालूदार जमीन होती है मान लीजिए, तो यहाँ पे जब हम जरीब को फैलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये जरीब को यहाँ पे फैला रहे हैं ढालूदार, तो जरीब अगर वास्तविक रूप से यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ निशान न लगा के हम थोड़ा दूरी पे हट के निशान लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास मान लीजिए ए डैश है, तो जरीब को वास्तविक लंबाई पे न लगा के कुछ आगे जो हम निशान लगाते हैं, तो ये पोर्शन आपका हाइपोटेंशियल अलाउंसेस यानी कि कणवर्ती दूरी कहलाता है। और ये आप कैसे जानेंगे, ठीक है, तो ये आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, और ये आपका मान लिया जाएगा, ये मान लीजिए आपके पास C है, ठीक है, ये आपके पास थीटा है, ठीक है। अब आपको निकालना है, तो कणवर्ती दूरी आपके पास क्या हो गई, आपकी E डैश, ये आपके पास क्या है, कणवर्ती दूरी यानी कि हाइपोटेंशियल अलाउंसेस, ये आपके सामने, इसको आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में अगर आप त्रिभुज ABC लें, ठीक है, ये आपकी एक जरीब है, ठीक है, और ये लंबाई भी आपकी एक जरीब है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, AB बाई BC इक्वल टू आपका सेक थीटा हो जाएगा, AB बाई BC इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। तो AB बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, BC सेक थीटा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास ये आ गया, दूसरा इक्वेशन AB बराबर आपके पास हो जाएगा A डैश प्लस A डैश B, ठीक है, क्लियर हो गया है। A डैश B बराबर आपके क्या है, एक जरीब है, एक जरीब बराबर क्या होता है आपके पास 100 लिंक्स यानी कि 100 कणियाँ, और ये A डैश B बराबर आपके पास है BC के, ये भी आपकी एक जरीब है और ये भी आपकी एक जरीब है, ठीक है। तो AB बराबर आपके पास क्या हो गया, AB बराबर आपके पास ये फार्मूला है, तो AB माइनस A डैश B बराबर A डैश है। अब कणवर्ती दूरी A डैश बराबर आपके पास AB बराबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पास BC आपके पास सेक थीटा और माइनस आपके पास आ जाएगा, ठीक है, A डैश B, ठीक है। BC का मान क्या है, एक जरीब यानी कि 100 लिंक्स है, और A डैश B का मान भी आपका 100 लिंक्स है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 100 कॉमन हो जाएगा, और ये आपके पास सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और आपके पास कणवर्ती दूरी का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। इसे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड में प्राय आता रहता है कि एक कणवर्ती दूरी क्या है। तो जब हम ढालूदार जमीन पे जरीब को फैलाते हैं तो जरीब के आखिरी किनारे पे निशान न लगा के थोड़ा हट के निशान लगाते हैं, तो वो लगाए गए निशान को हम कणवर्ती दूरी यानी कि हाइपोटेंशियल अलाउंसेस कहते हैं, ठीक है। इस पे एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि ढालूदार को भूमि है मान लीजिए, ठीक है, उसकी ढालूदार जमीन के बीच की जो दूरी आपके पास है मान लीजिए 126 मीटर दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना है पहला ढाल का आपका कोण दिया गया है, ढाल का कोण आपके पास है मान लीजिए 6 डिग्री 30 मिनट, ठीक है,
और दूसरा आपके पास दे दिया है तलों का अंतर, यानी कि तलांतर आपको दे दिया है यहाँ पे 30 मीटर में, 30 मीटर हो, ठीक है। और तीसरा आपको दे रहा है ढाल 8 में 1 हो, ठीक है, ढाल 8 में 1 हो। तो ये आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको 36 दूरी निकालनी है, ये अब आपका ढाल है, ठीक है। ये ए बी जो है ये आपको 126 मीटर दिया जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कोण आपको थीटा दिया गया है, तो आपको ये डी बराबर क्या हो जाएगा, मैंने फार्मूला बताया था, डी इक्वल टू यल कॉस थीटा। तो 126 का 6 डिग्री 30 मिनट आप करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 125.19 मीटर। अब अगर तलों का अंतर की बात किया जाए, ठीक है, तो तलों को अंतर के लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। ये क्या था आपके पास, ये आपके पास तलों का अंतर 30 मीटर है, ठीक है। यानी कि अगर ये 0 है तो ये आपके पास क्या है, ये 30 मीटर हो गया, ठीक है। ये आपके पास 126 है। अगर ए बी और सी हैं, ठीक, तो ए बी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 126 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग आप कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 122.376 मीटर। अब ढाल 8 में 1 दिया गया है, यानी कि आप ढाल में 8 में 1 मीटर का मतलब हुआ कि 8 मीटर जब आप ऐसे चलते हैं तो 1 मीटर ऊपर या 1 मीटर आप नीचे आते हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे और जैसे ही थीटा का मान आएगा तो फार्मूला आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इस फार्मूले में पुटअप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये था आपका, ठीक है, कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं ढालूदार भूमि पे 36 दूरी का। फिर आपके पास अगला पॉइंट आता है, ठीक है, टर्म्स यूज्ड इन चेन सर्वे, यानी कि चेन सर्वे में कुछ आपके टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ टर्म है, शब्दावली हैं, उन शब्दावली को आपको जानना होगा। सबसे पहले हम स्टेशन की बात करें, ठीक है, यानी कि आपके स्टेशन क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जब सर्वेक्षण करने जाते हैं तो उस क्षेत्र में कुछ बिंदुओं को पहले स्थापित करते हैं, यानी कि ये क्षेत्र है तो ए बी सी डी ई, तो ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, सर्वे स्टेशन, यानी कि सर्वेक्षण स्टेशन कहलाते हैं। इसके बाद से आपके पास आता है टाई स्टेशन, ठीक है, यानी कि संयोग स्टेशन किसे कहते हैं। होता क्या है आपके पास कि कभी कभी इन ए बी मिल पाता है, ठीक है, तो उस बिंदु तक पहुंचने के लिए, ठीक है, हम यहाँ से एक रेखा निकाल के इस स्टेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये स्टेशन हमारा T1 जो होता है ये टाई स्टेशन कहलाता है, ठीक है। जिसके बाद से आपके पास है सर्वे लाइन, ठीक है, यानी कि चेन लाइन क्या कहलाती है। तो दो स्टेशनों के मध्य जो आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो आपकी सर्वे लाइन कहलाती है। फिर आपके पास आता है बेस लाइन, यानी कि आधार रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फिगर है, ठीक है, इस फिगर में मुख्य रूप से एक ऐसी लंबी रेखा जिस पे पूरा का पूरा हमारा ढांचा टिका हुआ होता है उसे हम बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। मेन लाइन क्या होती है, जो हमारे मुख्य स्टेशंस होते हैं उन स्टेशंस को मिलाने वाली रेखाएं हमारी मुख्य रेखाएं कहलाती। इसी प्रकार टाई स्टेशन क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, तो टाई स्टेशन को मिलाने वाली रेखा को हम टाई लाइन कहते हैं, ठीक है। चेक लाइन क्या होता है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी एक किनारे से निकाल के जब हम अपनी रेखा को यानी कि मापन को कंप्लीट जानने का प्रयास करते हैं तो वो कहलाता है हमारा चेक लाइन, यानी कि जांच लाइन। ये कुछ टर्म्स थे जिन टर्म्स को आपको जानना था, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है ऑफसेट, यानी कि खसका किसे कहा जाता है। तो खसके के लिए आपके पास खसका क्या होता है, जो हमारी जरीब रेखा होती है, इस जरीब रेखा से दाएं या बाएं स्थित
बिंदुओं तक पहुंचने के लिए, यानी कि जो लंब निकालने का प्रयास किया जाता है उसे हम ऑफसेट यानी कि खसका कहते हैं। ठीक है, ये खसके प्राय ये जो ऑफसेट रॉड होता है उसकी सहायता से या जो टेप होता है उसकी सहायता से लेने का प्रयास करते हैं। चेन की सहायता से इसलिए नहीं करते हैं कि वो लिंक आधारित होती है और उस लिंक आधारित होने के कारण वहाँ पे अगर एक लिंक आपकी 20 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, या आपकी 1 फीट की होती है 10 में, तो अगर कहीं बीच में निशान आ गया तो वो दूरी आप नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हैं, फीते का आप प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। ये ऑफसेट जो होते हैं, जो खसके होते हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, एक अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन यानी कि दिशा के अनुसार, ठीक है, दिशा के अनुसार आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है अकॉर्डिंग टू लेंथ, ठीक है, यानी कि लंबाई के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दिशा के अनुसार पर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू लेंथ यानी कि लंबाई के आधार पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट यानी कि समकोण खसका, और दूसरे होते हैं ऑब्लिक, ठीक है, यानी कि आपके तिरछे खसके। ठीक है, ये आपके 2 खसके होते हैं। ये परपेंडिकुलर खसका क्या होता है, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, ये कोई बिंदु है जिससे इस जरीब रेखा पे हमको लंब निकालना है, तो 0 सिरा इस पे पकड़ के खड़ा हो जाता है व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति इस फीते को खोल के इस पे चाप काटने का प्रयास करता है। जो सबसे कम बिंदु आता है, जैसे ये बढ़ेगा तो ये दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो जो सबसे कम पॉइंट आएगा, ठीक है, इस रेखा पे उसको मार्क कर देगा और यहाँ से निकाल देगा, तो ये कहलाएगा हमारा समकोण खसका। ठीक है, जैसे यहाँ से इसने फीते को खोल लिया, फीते को नचाना शुरू किया, ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो अंदर ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फिर इसके बाद क्या करेगा, ये फिर बढ़ना शुरू कर देगा। तो जब बढ़ना शुरू कर देगा तो उस समय ये जो दूरी होगी तो ये यहाँ पे लंब आपके पास खसका हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑब्लिक यानी कि तिरछे खसके आपके क्या होते हैं। तो तिरछे खसके, ठीक है, प्राय ये समकोण खसके से बेहतर माने जाते हैं, लेकिन इनके लिए करना क्या पड़ता है कि आपको जरीब रेखा पे, ठीक है, 2 खसके लेने होते हैं और उस बिंदु लेते हैं जिसका, और इनकी सहायता से उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऑब्लिक खसके का मतलब हो गया कि ऐसा खसका जो 90 डिग्री से कम या अधिक का होता है, तो उसे हम कहते हैं आपको ऑब्लिक यानी कि तिरछे खसके। फिर है अकॉर्डिंग टू लेंथ यानी कि लंबाई के अनुसार। तो ये आपके पास 2 तरीके के होते हैं, लॉन्ग ऑफसेट, ठीक है, यानी कि लंबे खसके, और दूसरा होता है आपके शॉर्ट ऑफसेट यानी कि छोटे खसके। ये आपके सामने 2 चीज़ आती हैं। ठीक है, जब खसकों की लंबाई 15 मीटर से अधिक 15 मीटर से अधिक हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारे लॉन्ग ऑफसेट कहलाते हैं। और जब ये 15 मीटर से आपका कम होता है तो ये आपके शॉर्ट ऑफसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे खसके कहलाते हैं। ये खसके आप डिपेंड करेंगे परिस्थितियों को देखते हुए कि कितनी संख्या में आपको लेना है, और ये स्केल पर निर्भर करना है। ठीक है, अगर आपकी बाउंड्री सीधी है, ठीक है, तो आप अपनी जरीब रेखा से 2 खसके लेके इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई लाइन जिग जैग है तो यहाँ पे जरीब रेखा से आपको बहुत सारे खसके आपको लेने होंगे स्केल के अनुसार, तब आपको इन बिंदुओं को दिखाना होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई नदी या सड़क गुजर रही है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रत्येक बिंदु तक पहुँचने के लिए, इस आकृति को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ से इस तरह से बहुत सारे बिंदुओं को आपको लेना होगा। लेकिन अगर कुआं हो
तो जरीब कुआं हो, पेड़ हो, तो आप क्या करेंगे, अपनी जरीब रेखा से सीधे लंब निकाल के इन बिंदुओं को प्राप्त कर लेंगे। ये आपसे डिपेंड करेगा कि आप कितनी परिशुद्धता से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन बिंदुओं को कैसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके पास होती हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास चेनिंग ए लाइन, यानी कि आप किसी रेखा का चेनिंग यानी कि मापन, ये तो अभी आप रेंजिंग कर रहे थे, ठीक है। अब आप चेनिंग लाइन कैसे करेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। यानी कि दो स्टेशनों के मध्य जो दूरी प्राप्त करते हैं, उन दूरी को मापने का प्रयास हमारा चेनिंग कहलाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। रेंजिंग क्या था, रेखन क्या था, दो बिंदुओं के बीच, ठीक है। रेंजिंग क्या थी, ए और बी जो दो स्टेशन थे, इनके बीच एक सीधी रेखा डालने के लिए आप जगह जगह प्रक्रिया को अपनाते हुए बिंदुओं को प्राप्त कर रहे थे, और जब उन बिंदुओं को एक दूसरे से मिला रहे थे तो वो रेंजिंग हो रही थी, ठीक है। अब रेंजिंग कर लिया, सीधी रेखा कर लिया, तो ए और बी के बीच कितनी दूरी है, उस दूरी को मापने का प्रयास करना आपका चेनिंग कहलाती है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि सर्वेक्षक और सहायक दो लोग चलते हैं, ठीक है। जिसमें जो अनुभवी होता है वो स्टार्टिंग बिंदु ए पे रहता है, ठीक है। ये आपके पास बी बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे 0 इंट खड़ा करके, ठीक है, यह व्यक्ति रह जाता है। जो इसका सहायक होता है, ठीक है, लीडर का काम करता है, वो जरीब को फैला के यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से इसको देखता रहता है, ठीक है। जब आपकी रेंजिंग हो रहती है तो इस पे वो यहाँ पे एक सुआ अपना डाल देता है, ठीक है। 10 सुए लेके चलते, 10 सुए लेके चलने का मतलब कि अगर 20 मीटर की जरीब है तो आप 200 मीटर एक बार में नापेंगे, और अगर 30 मीटर की जरीब है तो आप 300 मीटर माप जाएंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर ये सहायक यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे ये सुआ लगाता चला जाएगा, ठीक है। ये पीछे जाते हुए सुआ उखाड़ते हुए अपने पास लेके चलता चला जाएगा। जब लास्ट में बी तक वो पहुंचेगा तो वो बोलेगा सुआ। जैसे वो सुआ बोलेगा तो ये जो हमारा अनुभवी व्यक्ति है ये समझ जाएगा कि सुए की संख्या खत्म हो गई है, यानी कि 10 सुए। तो एक तो दोनों में क्या हो जाएगा कि अगर उसने 10 गाड़ दिए हैं तो इसने 10 उखाड़ दिए होंगे, तो दोनों का मापन मिल जाएगा और एक बार में 200 या 300 मीटर की दूरी आपकी मापी जा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद से आपके पास आता है रेंजिंग एंड चेनिंग, यानी कि दोनों आप एक साथ कैसे करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना कि आप तक यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, यानी कि रेंजिंग किया, पहले रेखा को सीधा किया, फिर उसके बीच की दूरी, तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं। अब इसके बाद आता है ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, यानी कि कुछ बाधाएं आपकी आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, इन चेनिंग, ठीक है। यानी कि जब आप मापने का प्रयास करेंगे तो उस समय कुछ बाधाएं आपको आती हैं, ठीक है। ये बाधाएं आपकी कैसे आएंगी, तो 3 तरीके से आती हैं। एक इन रेंजिंग हो सकता है, यानी कि जब आप आरेखन कर रहे हैं तब हो सकता है। दूसरा, ठीक है, आपका चेनिंग के दौरान आपके पास ये बाधा आ सकती है। और तीसरा बोथ, यानी कि रेंजिंग और चेनिंग दोनों करते समय आपको बाधाएं मिल रही हैं। तो ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग, अगर आपके पास रेंजिंग में सीधी रेखा खींचने में बाधा आ रही है तो आपके पास 2 मेथड दिए गए। अगर दोनों बिंदु किसी मध्य के बिंदु से दिखते हैं तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जब आप दोनों बिंदु नहीं दिखते हैं तो आपको रैंडम लाइन मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि जो यादृच्छिक रेखा है वो आप देखने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने कहा कि 2 बिंदु आपस में नहीं दिखाई दे रहे थे हिल पे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, अप्रत्यक्ष विधि अपना ले रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे कि आप बिंदुओं का चयन करके और फिर आने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा कि ये खाई में दोनों दिख तो रहे थे लेकिन सीधी रेखा आपके लिए मुश्किल है, तो आप क्या कर रहे थे, आप खाई में उतर के सीधी रेखा डालने का प्रयास करते थे। और जब दोनों बिंदु किसी बाधा कारण, जैसे जंगल में पेड़ है, एक यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ये एक दूसरे को नहीं दिख रहे इन बाधाओं का, तो आपको क्या करना है, एक काल्पनिक रेखा खींच के इसको आपको उस प्रक्रिया के थ्रू जाके आपको करना होता है, ठीक है। चेनिंग में जो बाधाएं आएंगी, ठीक है,
चेनिंग में बाधाएं आपकी कई तरीके से आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो बाधा आएगी चेनिंग में, ठीक है, एक जब आपके पास जो बाधा है, ठीक है, बाधा के चारों तरफ आपका मूवमेंट हो सकता है, आप चारों तरफ घूम सकते हैं, ठीक है। एक बाधा आपकी ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी है जब बाधा के दोनों तरफ जाना आपके लिए मुश्किल हो, दोनों तरफ जाना मुश्किल हो आपके लिए, ठीक है, उस कंडीशन में आप मुश्किल हो तो उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाधा के चारों तरफ यानी कि कोई आपका तालाब हो और तालाब के बीच की दूरी आपको मापनी हो, ठीक है, कि कितनी दूरी पे आपको एक सीधी रेखा खींचना है, ठीक है। दूसरा आपका नदी नाला हो जहाँ पे आप करने का प्रयास करते हैं। तो जब पहले पे हम चलते हैं, जब बाधा के चारों तरफ हम घूम सकते हैं, यानी कि चारों तरफ, मान लीजिए ये हमारे पास कोई तालाब है, ठीक है, और हमको इसके बीच की दूरी नापनी है, ठीक है। एक बिंदु हमारा ए यहाँ पे है और बी बिंदु यहाँ पे है। इस ए और बी बीच की दूरी, पहला मेथड, इस ए और बी के बीच की दूरी आपको मापनी है। लेकिन अब यहाँ पे ये बाधा है, इस बाधा के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन चारों तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु ए से एक लंब निकाल लेंगे, ठीक है। लंब निकालने के बाद हम एक यहाँ से लंब निकाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप बिंदु बी से एक लंब निकाल लेंगे, ठीक है। जो दूरी आप ए से, मान लीजिए ए से आपने ए मीटर की दूरी लिया और एक बिंदु सी आपने ले लिया, उसी प्रकार बी से इस ए मीटर की दूरी लेके आपने एक बिंदु डी ले लिया। इस सी डी को आप मिला देंगे तो ए बी बराबर आपके पास सी डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आपने ए से लंब निकाल लिया, बी से लंब निकाल लिया, ठीक है। उस लंब पे बराबर दूरी पे आपने चाप काट दिया। चाप काटने के बाद उन दोनों बिंदुओं को जो प्राप्त किया उनको सी और डी किया और सी और डी को आपस में मिला दिया। सी डी की दूरी जो आपने नापा वो आपके ए बी के बराबर हो जाएगी। इस तरह से आप कर लेंगे। अब इसके बाद से आपके पास आता है दूसरा तरीका कैसे है, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास सेकेंड मेथड, ठीक है। ये कोई बाधा है, ठीक है, बाधा के तरफ दो बिंदु आपके हैं, अब आप इनको एक दो हैं, तो आपको करना क्या है, ए से एक लंब निकालना है, ठीक है। इस लंब पे ये आपने 90 निकाल लिया। यहाँ पे एक बिंदु आपको इस प्रकार स्थापित करना है, ठीक है, जहाँ से बी आपको दिख रहा हो। क्लियर। अब क्या होगा, ये दूरी आपने लंब निकालना है तो ये आपके पास नून होगा, यानी कि आप जान जाएंगे इस दूरी को आप माप लेंगे। तो अगर ये सी है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट आपका बी सी स्क्वायर माइनस आपके पास ए सी स्क्वायर, और आपकी ए बी की दूरी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास तीसरा मेथड जब आप जा सकते हैं, तो तीसरा मेथड आपके पास क्या है, मान लीजिए ये कोई आपके पास बाधा है, ठीक है। बाधा के दोनों साइड में दो बिंदु आपके पास ए और बी हैं, ठीक है। आप बाधा के किसी एक साइड में एक बिंदु सी इस प्रकार चयन करेंगे, ठीक है, प्रकाशीय गुनिया की सहायता से, कि ए सी और बी के बीच ये 90 आपका बन जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ए सी आपके पास नून होगा, आपके पास बी सी नून होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय ए बी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस आपका ए बी स्क्वायर कर लेंगे, तो आपके सामने ये आपकी ए बी की दूरी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। फिर चौथा मेथड आपके पास कैसे आप इसके अलावा कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये फोर्थ मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई आपके पास बाधा है, ठीक है। इस बाधा पे ये कोई बिंदु आपके पास ए बी है, ठीक है, जिसकी दूरी आपको मापनी है। तो ए से आप लंब निकालते हुए, ठीक है, दो बिंदु इस पे आप बराबर दूरी पे या किसी दूरी पे आप स्थापित कर लेंगे, ठीक है। जो बिंदु स्थापित करेंगे वो इस प्रकार स्थापित करेंगे तो ये बी दिखता हो और इनका मापन करना आपके लिए संभव हो, ठीक है। अब आपके क्या करना है, मान लीजिए ये आपका ए बी हो गया, ठीक है, ये आपका डी हो गया और ये आपके पास सी हो गया।
तो त्रिभुज BCD त्रिभुज, और ये आपका मान लीजिए एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो त्रिभुज BCD में, ठीक है, कोसाइन फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, BD वर्ग बराबर, ये BD वर्ग बराबर आपके पास हो जाएगा BC वर्ग प्लस आपका CD वर्ग माइनस 2BC इंटू CD कॉस थीटा, ठीक है। एक समीकरण आपके सामने ये आ जाएगा। दूसरा त्रिभुज आपके सामने BCA लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास AB वर्ग बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा BC वर्ग प्लस आपका AC वर्ग माइनस 2 इंटू BC इंटू AC कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों समीकरणों का जब आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको AB का मान आपके सामने प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये था जब बाधा के चारों तरफ घूम के हम उसका मापन कर सकते थे, मेजरमेंट कर सकते थे, ठीक है। अब हमारे पास आता है जब बाधा के चारों तरफ आपके लिए मापन संभव न हो, ठीक है। यानी कि आपके पास ये कोई नदी है, ठीक है, और आपके पास बाधा के दोनों तरफ आपके पास बिंदु है। एक बिंदु आपका A इधर यहाँ पे और एक बिंदु B आपके पास है, और आपको AB की दूरी मापनी है, यानी कि ये कोई नदी नाला है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस AB की सीध में, ठीक है, रेंजिंग करते हुए एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इस रेखा पे कोई एक बिंदु आप स्थापित कर लेते हैं C, ठीक है। इस A से आप लंब निकाल लेते हैं, इसी प्रकार आप C से लंब निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया। आपको करना क्या है, पहला जो प्रक्रिया है, ठीक है, आपको करना क्या है, ये बाधा है, नदी है, मान लीजिए ये आपके पास रिवर है, ठीक है। एक बिंदु इधर है, B बिंदु आपका इधर है। तो सबसे पहले AB की सीध में रेंजिंग करते हुए आप एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा पे आप एक बिंदु C स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। C स्थापित करने के बाद A से भी लंब निकाल लेते हैं और C से भी लंब आप निकाल लेते हैं, ठीक है। अब लंब निकालने के बाद आप करते क्या हैं, इस पे, ठीक है, इस A और C पे इस प्रकार बिंदु स्थापित करते हैं कि B से ये रेंजिंग हो जाए, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा, हाँ। जैसे कि A से आपने बढ़ाया हुआ तो उस पर आपने एक बिंदु आप उन्हें D काट लिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार C पे निकाले हुए रेखा पे आपने एक बिंदु क्या किया, आपने E प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब D से आप क्या करेंगे, AC के समांतर आप एक लंब डाल के एक नया बिंदु प्राप्त करें। क्लियर हो गया। क्या करना है आपको, AB की रेखा में आपको रेंजिंग करते हुए एक रेखा खींचनी है, उस पे एक बिंदु C स्थापित कर लेना है, A से लंब निकाल लेना है, D से लंब निकाल लेना है। इन निकाले गए लंबों पे दो बिंदु D और E इस प्रकार स्थापित करना है कि वो B की सीध में आ जाए, यानी कि रेंजिंग हो जाए, ठीक है। रेंजिंग हुआ, D से आप क्या करेंगे, आप एक लंब निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या होगा, समरूप त्रिभुज आपके सामने तैयार हो जाएगा कि नहीं हो गया, हाँ। समरूप त्रिभुज आपके सामने आ गया कि नहीं आ गया। एक समरूप त्रिभुज आपका सामने ये आ गया और एक त्रिभुज आपके सामने ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे AB बराबर आपके पास हो जाएगा AD ये दूरी इंटू AC ये दूरी डिवाइडेड बाई आपका C माइनस आपका AD, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या करना है, AD इंटू AC बटे आपको C माइनस आप AD कर देंगे तो आपको ये दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको AB की दूरी आपके सामने मिल जाएगी। ये था आपका पहला मेथड। दूसरा आपके पास मेथड आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको करने का प्रयास करेंगे तो दूसरा आप कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आपके पास नदी है, इसके दोनों साइड में A और B बिंदु हैं, आपको करना है, ठीक है। आप A बिंदु से आप क्या करेंगे, एक लंब निकाल लेंगे, ठीक है। लंब निकालने के बाद इस पे कोई एक बिंदु आप स्थापित कर लेंगे C,
ठीक है। इस AC का आप अर्धक कर देंगे, यानी कि समद्विभाजित कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये A है तो ये आपका A/2 हो गया और ये आपका A/2 हो गया, ठीक है। समद्विभाजित करने के बाद अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको समद्विभाजित करने के बाद से अब इस पे खड़ा हो गया, मान लीजिए ये बिंदु आपने D पाया हुआ है, तो इस BD की सीध में एक आप रेखा खींचेंगे, यानी कि रेंजिंग कर लेंगे। इस C से एक लंब आप निकालेंगे, ठीक है, जो इस BD रेखा को कहीं काटेगा, जहाँ काटेगा तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये जो दूरी होगी AB बराबर जो इस समरूप में, ये अगर आपने इसको ही मान लिया है तो CE के बराबर आपके पास हो जाएगी। हाँ, कारण क्या, ये बराबर ये है तो निश्चित है ये बराबर ये होगा और ये बराबर आपके ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अब तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड आप कैसे करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये कोई आपके पास थर्ड मेथड, कोई रिवर है, ठीक है। रिवर के दोनों साइड में आपके बिंदु A और B हैं, जिनके बीच की दूरी आपको मापनी है, ठीक है। A से आप एक लंब निकालेंगे, ठीक है। लंब निकालने के इसको एक तो रेंजिंग कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से आपने लंब निकाल लिया, इस पे कोई एक बिंदु C इस प्रकार आप स्थापित करेंगे, ठीक है, कि ये B, C और D यानी कि ये आपका 90 डिग्री बन जाए। क्या किया आपने, इस AB रेखा के बिंदु A से आपने लंब निकालना, उस लंब पे कोई एक बिंदु C इस प्रकार प्राप्त करने का प्रयास किया कि B, C और ये D इनके बीच का जो कोण हो वो 90 डिग्री आपका बन जाए, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, फिर आपके पास दो समरूप त्रिभुज हो गए, ठीक है। जब दो तो ये दूरी बराबर आपके इस दूरी के हो जाएगी। इस तरह से आप ये कर लेंगे। अब इसके बाद से आप क्या होता है चौथा मेथड, ठीक है। इसमें आप कैसे करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास कोई बाधा है, ठीक है। इस बाधा के दोनों साइड में आपके A और B बिंदु हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आप इस A से, ठीक है, आप करेंगे क्या, इस साइड में एक बिंदु C इस प्रकार स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि A से ये 90 आपका बन जाए। क्लियर हो गया। क्या करेंगे आप, ठीक है। आप इसको आपने मान लीजिए ये रेंजिंग कर लिया। अब आप इस साइड में जाते हैं और एक बिंदु, ठीक है, एक इस प्रकार आप स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि आपको ये आपका 90 हो जाए, ठीक है। जैसे ही 90 हो जाता है तो आप यहाँ से इस A को मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। जो ये दूरी है वही दूरी यहाँ पे लेके एक नया बिंदु प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप एक लंब निकाल दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों आपके पास क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए, यानी कि ये बराबर आपके ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर आपके सामने ये हो जाएगा और इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये था जब आपको नदी के आर पार करने वाली सिचुएशन मिल रही थी, ठीक है। जब कोई भवन आपके जरीब रेखा पे आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई ये बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के दोनों साइड में आपके बिंदु A और B हैं, इनके बीच की दूरी आपको मापनी है। तो आपको करना क्या होगा, इस A बिंदु से को आगे बढ़ाइए, ठीक है, और इस B बिंदु को आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब A से एक लंब निकाल लीजिए। इसी तरह से कुछ नोन दूरी पे आप हट गए, ठीक है। आप एक बिंदु C स्थापित कीजिए और यहाँ से एक लंब निकाल लीजिए, ठीक है। जितनी दूरी यहाँ पे ले रहे हैं उतनी ही दूरी आप इस पे लेके दो बिंदु आप प्राप्त कर लीजिए D और E, ठीक है। इस D और E को मिला के आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ाने के बाद से आप कम सा क्या कीजिए, B से आप लंब निकाल दीजिए, ठीक है। और इससे आगे कोई एक बिंदु और ले लीजिए आप, या मान लीजिए, और यहाँ से आप लंब निकाल लीजिए, ठीक है। हो गया, ये आपने लंब निकाल लिया। जो दूरी यहाँ थी, मान लीजिए इन दोनों को आपने मिला दिया, इसको नहीं मिलाया, मान लीजिए आपने इसी को मिलाया, ठीक है। अब आप दूसरी साइड में आते हैं, यहाँ से भी लंब निकाल लेते हैं। जो दूरी आपने यहाँ लिया था
वो उसी दूरी का चाप इस पे काट के इन दोनों को मिला देते हैं और इन दोनों को आगे बढ़ाते हुए आप मिला देते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास हो गया G, ठीक है। तो AB बराबर आपके पास EG हो जाएगा और AB की दूरी आप यहाँ पे मेजर करके निकाल लेंगे। ये था आपके पास, ठीक है। अब एरर्स इन आपके बात करेंगे, एरर्स इन चेनिंग, ठीक है। एरर इन चेनिंग यानी कि कौन कौन सी त्रुटियां हमारे पास चेनिंग में आती हैं। तो हमारे पास दो तरीके की आती हैं, एक आपकी संचयी यानी कि आपकी कम्युलेटिव होंगी, ठीक है, और दूसरी आपके पास समकारी यानी कि कंपनसेटिंग होंगी। ये आपकी कम्युलेटिव होंगी, ठीक है, ये कम्युलेटिव होंगी और ये आपकी कंपनसेटिंग होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो संचयी त्रुटियाँ हैं, ठीक है, या तो ये बढ़ती चली जाती हैं या कम होती चली जाती हैं, यानी कि या तो ये धनात्मक होती है या ये ऋणात्मक होती है। इसका कारण बनता है जरीब का अपनी मानक लंबाई से अधिक या कम का होना। तो इसका निराकरण हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जरीब की लंबाई 20 मीटर थी और आपने जरीब ले लिया 19.9 मीटर का। तो निश्चित है कि जरीब छोटी है, तो अगर ये दूरी 100 मीटर है, हाँ, तो वो क्या करेगी, उसको ज़्यादा मापेगी, निश्चित है। तो त्रुटि आपको धनात्मक होगा क्योंकि ये 100 मीटर की दूरी को ये 19.9 मीटर की जरीब को आप 20 माना है, तो निश्चित तौर पे 101 मीटर देगी। तो 1 मीटर धन होगा, त्रुटि धनात्मक होगी, तो संशोधन 100 तक पहुँचने के लिए आपको वो ऋणात्मक करना होगा। त्रुटि क्या होगी, आपकी धनात्मक होगी और करेक्शन आपको ऋणात्मक करना होगा। इसके विपरीत, ठीक है, अगर आपकी जरीब मानक लंबाई से बड़ी है तो वो 100 मीटर दूरी को क्या करेगी, 99 मीटर नापेगी या 98 मीटर नापेगी, यानी कि त्रुटि यहाँ क्या हुआ है, ऋणात्मक हुआ, ठीक है, यानी कि उसने 1 मीटर कम नापा। तो संशोधन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, धनात्मक आपको करना पड़ेगा। ये आप कर लेंगे। लेकिन जब आप कंपनसेटिंग में जाते हैं, समकारी में, तो इस त्रुटि का पता करना या इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ये क्यों होता है, कभी क्या होता है, जो हमारा मापने वाले लोग हैं, ठीक है, कभी व्यक्ति हमारी वास्तविक दूरी जरीब के बाहर 100 से बाहर की होती है, तो कभी क्या करता है, एक व्यक्ति बाहर पकड़ता है, दूसरा अंदर से नाप लेता है। तो अब तक आगे बढ़ता है तो उसे याद आता है कि नहीं बाहर से पकड़ना था, वो बाहर से पकड़ता था, ये गलती कर जाता है। तो ये माना जाता है कि ये कमियां एक दूसरे को मैनिपुलेट कर देती होंगी, अर्थात ये आपके जाके ख़त्म हो जाती होगी। ये आपके पास त्रुटियां होती हैं। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट आएगा, सोर्सेज एंड रेमेडीज, यानी कि अगला पॉइंट हम बताएंगे आपको सोर्स